इराक के एक प्रभावशाली शिया मौलवी मुक्तदा अल सद्र ने सोमवार को कहा कि वो राजनीति से किनारा कर सकते हैं। इसके बाद मौलवी के समर्थकों में नाराजगी फैल गई और विरोध में उन्होंने राष्ट्रपति के महल और अन्य सरकारी दफ्तरों में धावा बोल दिया है। सुरक्षा बलों से टकराव में कम से कम 20 लोगों की जान जा चुकी है और दर्जनों घायल हो चुके हैं। तो इराक में इस वक्त हालात तनावपूर्ण हैं क्योंकि एक मौलवी हैं जिन्होंने इस बात का ऐलान किया कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। हालांकि इससे पहले एक हफ्ते पहले ही उनके समर्थक धरना लगातार कर रहे हैं और हिंसा में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। जिस तरीके के हालात आपने श्रीलंका में देखे थे, कुछ वैसे ही हालात अब यहां पर भी बनते दिखाई दे रहे हैं। यहां पर लोग, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो है अब उन तमाम जगहों पर पहुंच रहे हैं जहां पर बड़े बड़े नेता बैठते हैं। जनक दवे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जनक, लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, पड़ोसी मुल्कों ने कहा कैसे उड़ानें रद्द कर दी हैं, लेकिन अभी तक भी कोई ऐसी पहल नहीं की गई कि इन हालातों को काबू में किया जाए। बिल्कुल, देखिए, देर रात को स्थिति और विकट बनती जा रही है। एक लिहाज से कहें कि गृह युद्ध की स्थिति बन गई है। सबसे सेफेस्ट एरिया, जिसको ग्रीन जोन एरिया कहा जाता है, जहां पर दूतावास है, प्रेसिडेंट हाउस है, पार्लियामेंट है, वहां पर उस जगहों पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं और हिंसक झड़पें हो रही है। सेना को कर्फ्यू लगाने की नौबत आ रही, फिर भी प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंसक झड़पें होने के चलते अब तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग हैं वो बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। लोग जो प्रदर्शनकारी हैं वो सेना के पास जो वेपन है उसी वेपन को लेकर एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे हैं। प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है और दरअसल ये पूरी कहानी को अगर देखें तो अल सुदानी, जो ईरान के समर्थित नेता माने जाते हैं, उनके नॉमिनेशन को लेकर ये विवाद हुआ और साथ में अल सद्र, जो सब धर्म शिया गुरु हैं वहां पर, उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की बात कही। उसके बाद एक हफ्ते पहले ही भड़क उठी थी जनक, जिस तरीके से हमने देखा कि एक हफ्ते पहले उनके समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। बहरहाल मैं लौटूंगी आपके पास में, अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि इराक में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बगदाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग, देखिए, ग्रीन जोन तक में एंटर हो चुके हैं। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। मौलवी मुक्तदा अल सद्र ने राजनीति से ऐलान क्या किया, उनके समर्थक इस कद्र उग्र हो गए हैं कि पूरे इराक को आग के हवाले कर दिया है। इराक में हालात खराब हो गए हैं, जगह जगह आगजनी की जा रही है समर्थकों द्वारा, कहीं टायर जलाया जा रहा है। हालात को काबू में करने के लिए सेना ने पूरे देश में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। जनक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। जनक, मैंने इसका जिक्र किया, एक हफ्ते पहले ही उनके जो समर्थक है प्रदर्शन कर रहे थे और जैसे ही उनको लगा कि अब राजनीति से वो संन्यास ले रहे हैं, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कोई और होगा, लगातार उग्र होते अब दिखाई दे रहे हैं वो। बिल्कुल, देखिए, अल सद्र की बार नहीं कि राजनीति से वो संन्यास, लेकिन स्थिति अलग है। इस बार अनाउंसमेंट की तब वैसे ही आप जैसे जानते हैं कि पिछले 11-12 महीनों से इराक संख्या कार्य नहीं बन रही। मौजूदा जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री वो लगातार करते रहे कि इसका समाधान हो, लेकिन अल सद्र नहीं रहे और राजनीतिक संकट रहता गया और इसी के चलते और उसके। ठीक है जनक, और पिछले 10 महीनों से ये स्थिति बनी हुई है। वहां पर हालात ऐसे पहले भी थे, लेकिन अब समर्थक ज्यादा उग्र हो गए हैं। 10 महीने से कोई भी सरकार ठीक से रन नहीं कर पा रही है। कोई भी ऐसा व्यक्ति वहां पर अब मौजूद नहीं है संगठन का, या हम कहें कि संवैधानिक पद पर, जो इन तमाम चीजों को बारीकी से देख पाए, समझ पाए। और आप समझिए कि कुछ ऐसे ही हालात श्रीलंका में भी थे। इराक में ईरान समर्थक मोहम्मद अल सुदानी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध अचानक हिंसक हो गया। श्रीलंका की तरह वहां भी विरोध जताने के लिए हजारों प्रदर्शनकारी संसद में दाखिल हो गए, जिसकी वजह से वहां हालात बेकाबू हो गए। इराक की राजधानी बगदाद से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी दीवारें फांदकर संसद के अंदर दाखिल होते दिखाई दिए, जबकि एक दूसरी तस्वीर में विरोध कर रहे लोग संसद के अंदर हंगामा करते नजर आए। खबर है कि जिस इलाके में प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमाया है, वहां न सिर्फ संसद है बल्कि तमाम देशों के दूतावास भी मौजूद हैं और अगर प्रदर्शनकारी वहां घुस गए तो हालात और खराब हो सकते हैं। असल में ये बवाल तब हुआ जब इराक की गठबंधन सरकार ने मोहम्मद अल सुदानी को पीएम उम्मीदवार बना दिया, जिन्हें ईरान का समर्थक माना जाता है। इसी वजह से मौलवी मुक्तदा अल सद्र और उनके समर्थकों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्नाटक में गणेश उत्सव से पहले नया विवाद खड़ा हो गया। बेंगलुरु में महानगर पालिका ने गणेश चतुर्थी के मौके पर बुधवार को मांस बेचने पर रोक लगा दी। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले पर सवाल उठाए और इसे छोटे दुकानदारों के साथ अन्याय करार दिया। मैं क्या खाऊंगा, क्या नहीं खाऊंगा, क्या पहनूंगा, वो आप पे अख्तियार ही नहीं है। वो
साथ ही ओवैसी ने बेंगलुरु महानगर पालिका के इस फैसले को संविधान के खिलाफ बताया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह का फैसला लिया गया हो। इराक की तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने रखते हैं। इराक के एक प्रभावशाली शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र के राजनीति से संन्यास लेने के बाद उनके समर्थक अब हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे इराक में जगह जगह अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, वो आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुरैना से एक खबर है जहां पर कोचिंग सेंटर के बाहर दो छात्राओं के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सड़क पर छात्राओं के बीच जमकर लात और घूंसे चले हैं। तो मध्य प्रदेश के मुरैना की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर छात्राओं के बीच किस कदर मारपीट हुई है। कोचिंग सेंटर के बाहर ये दोनों छात्राएं भिड़ गई हैं और ये तस्वीर आपके सामने कि कैसे जमकर दोनों के बीच लात घूंसे चलते हैं। वहां मौजूद बाकी छात्रों को बीच बचाव करना पड़ा है, तब जाकर स्थिति संभली है। ये देखिए आपके सामने तस्वीर और ये पूरी वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। कैसे दो छात्राओं में किसी एक बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच दंगल सड़क पर ही शुरू हो गया है। ये देखिए दोनों एक दूसरे के साथ कैसे मारपीट कर रहे हैं, जमकर लात घूंसे चल रहे हैं। वहां मौजूद बाकी छात्रों को बीच बचाव करना पड़ा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में सरकारी स्कूल में सौर पैनल लगाने को लेकर बड़ा बवाल हो गया, जिसके बाद स्कूल स्टाफ और ग्रामीण आपस में ही भिड़ गए और दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई और एक दूसरे पर कुर्सियों से हमला करने लगे। इतने पर भी हंगामा शांत नहीं हुआ तो एक दूसरे पर लात घूंसे और लाठी डंडे चलाने लगे। महिलाओं और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा जा रहा था। हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। मत करो भाई। कुछ लोग इस लड़ाई को शांत करवाते भी नजर आए, लेकिन लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था और वो शांत होने की मूड में नहीं थे। बाद में सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने हैं। वहां एक हाउसिंग सोसाइटी की लिफ्ट में फंसे आदमी ने बाहर निकलते ही गार्ड को थप्पड़ जड़ दिए, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। बताया गया कि वो आदमी उसी हाउसिंग सोसाइटी में रहता है और 5 मिनट तक लिफ्ट में फंस गया, जिसे इस बात पर इतना गुस्सा आ गया कि उसने लिफ्ट से बाहर आते ही सोसाइटी के गार्ड पर थप्पड़ों की बरसात कर दी, जिस पर उस हाउसिंग सोसाइटी के बाहर कई गार्ड इकट्ठा हो गए। उन्होंने उस आदमी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। थप्पड़ मारने की ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दिखा कि लिफ्ट से उस आदमी को बाहर निकालने के लिए 3 लोग वहां पहुंचे। पहला गार्ड और 2 लिफ्ट ऑपरेटर, जिन्होंने जैसे ही लिफ्ट से उस आदमी को बाहर निकाला वो सीधे गार्ड की तरफ बढ़ा और उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। वो वहीं नहीं रुका, उसने एक तमाचा लिफ्ट ऑपरेटर को भी मारा। मैंने भी सर आप गलत है, मेरी कोई गलती हो तो बताओ, मुझे क्यों मार रहे हो? तो वो मेरे को छोड़ के फिर उसको मारा। जब इतने से भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वो फिर गार्ड की तरफ गया, लेकिन उसने हाथ जोड़कर उसे ऐसा करने से रोक दिया। उधर जेपी नड्डा ने कामाख्या मंदिर में दर्शन किए। असम दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में पूजा की। पंजाब के लुधियाना में एक बाइक सवार चोर ने एक महिला का पर्स छीन लिया। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दी। अब्बास पर अवैध तरीके से हथियार रखने का आरोप है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद मोटरसाइकिल से चिंगारी निकलने से ट्रक में भीषण आग लग गई। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। तो मिर्जापुर की ये तस्वीर सामने आई है जहां पर भीषण टक्कर होती है और इस टक्कर में 2 मोटरसाइकिल सवार की जान चली जाती है, लेकिन इसी बीच मोटरसाइकिल में भी आग लग जाती है, जिसके बाद वहां मौजूद ट्रक में भी आग लग गई। बिहार के खगड़िया में एक चोर की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है और जिसमें कुछ लोग जमकर उसकी पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि युवक चोरी की बाइक से बाजार आया था। इस दौरान बाइक मालिक की नजर उस पर पड़ गई और उसने जैसे ही रोकना चाहा, युवक बाइक लेकर भागने लगा, जिसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया। फिर पूछताछ करने के बाद उसकी पिटाई कर दी। हालांकि इस दौरान आरोपी युवक चोरी की वारदात को अंजाम देने से इनकार करता रहा। चोरी नहीं किया हम, तो फिर वही बुलाया कि चलो तुम गाड़ी हमारा चलाना, बस वो गाड़ी ये गाड़ी हमको दे दिया, वो अपना वाला गाड़ी चलाने लगा। इसके बाद भी लोगों को आरोपी युवक की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक महिला को उसके ससुराल छोड़ने गई पुलिस की टीम को घर का गेट खुलवाने के लिए बुलडोजर बुलाना पड़ा, जिसके खौफ से उसके ससुराल वालों ने मेन गेट खोला, क्योंकि जब काफी देर तक पुलिस वालों के समझाने के बाद भी वे लोग घर का गेट खोलने को तैयार नहीं हुए
तो पुलिस को बुलडोजर की मदद लेनी पड़ी ताकि घर के गेट को तोड़कर महिला को उसके ससुराल पहुंचाया जा सके। काफी देर तक यह ड्रामा बीच सड़क पर चलता रहा, लेकिन महिला के ससुराल वालों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही बुलडोजर वहां पहुंचा, उन्होंने गेट खोल दिया। बताया गया कि महिला की शादी 2017 में हुई थी, लेकिन आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने दहेज मांगना शुरू कर दिया और उसके साथ मारपीट भी की गई थी। जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि वो पुलिस की सुरक्षा में अपने ससुराल में ही रहेंगे। जिसके बाद सड़क पर घंटों तक ये ड्रामा चलता रहा। आज ये कोई फायदा नहीं है, ये देश संविधान से चलता है। आपको अपनी बात रखनी है तो डालने में रखें। बुलेट रानी के नाम से मशहूर महिला को यूपी पुलिस से बदसलूकी भारी पड़ गई। दिल्ली के पास गाजियाबाद में पुलिसकर्मी से बदसलूकी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 2 गाड़ियों की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 45 लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक वीडियो जारी किया जिसके जरिए लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही ऐसे मामलों की शिकायत फोन कर 1930 नंबर पर करने को कहा गया। दुमका में अंकिता की मौत के बाद अब बहन ने भी बड़ा बयान दिया है और कहा है कि आरोपी शाहरुख बड़े भाई पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। अंकिता की मौत के बाद पूरे झारखंड में लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए। ऐसे में अंकिता की बहन ने शाहरुख के बड़े भाई पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ शाहरुख को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। बड़े भाई है ना, वो धमकी दिया था कि देखते हैं कौन जेल में डालता है, पहले से कौन जेल में डालता है, कौन क्या करता है देखते हैं। 10-15 दिन पहले इसको परेशान कर रहा था, उसको फोर्स करके से बात करो मिलो, तो मेरी सिस्टर्स को मना कर दी तो उसको मारने का धमकी दिया था। झारखंड में छात्रा अंकिता की हत्या को लेकर जिलों में प्रदर्शन हो रहा है। कहीं लोग पैदल मार्च निकाल रहे हैं तो कहीं पर कैंडल मार्च के जरिए अंकिता के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। लोगों का गुस्सा उनके प्रदर्शन में साफ दिखाई दे रहा है। कई जगह लोगों ने आरोपी शाहरुख का पुतला जलाकर विरोध भी जाहिर किया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, झारखंड के कई जिलों में इसी तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पूर्वी जमशेदपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख रहे हैं महिलाओं ने ये मार्च निकाला है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से अंकिता की जान गई और ऐसे में शाहरुख का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो हंसता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तमाम लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि शाहरुख को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पैदल मार्च निकाला गया, कैंडल मार्च के जरिए लोग अंकिता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पुतला जलाकर शाहरुख का लोग इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं हेमंत सरकार से। अंकिता हत्याकांड पर पूरा झारखंड सुलग उठा। आरोप है कि शाहरुख हुसैन नाम के एक लड़के ने 23 अगस्त को 12वीं क्लास में पढ़ने वाली अंकिता कुमारी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। इस हमले में अंकिता 90% झुलस गई थी और एक दिन पहले रांची में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद राज्य में अलग अलग जगहों पर लोगों में आक्रोश देखने को मिला। दुमका में तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर जमकर बवाल किया। इन हालात में उन लोगों पर काबू पाने में पुलिस वालों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसी तरह कई सामाजिक कार्यकर्ता भी दुमका की सड़कों पर उतर आए। उन्होंने इस मामले के आरोपी के विरोध में उसका पुतला भी जलाया और अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग की। बेटी को न्याय दो। दुमका में अंकिता कुमारी के साथ पढ़ने वाली लड़कियां भी गुस्से से तमतमाई नजर आईं। यही हालात झारखंड में दूसरी जगहों पर भी देखने को मिले, लेकिन दुमका में हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई इलाकों को छावनी में तब्दील करने की नौबत आ गई। बताया जा रहा है कि अंकिता ने आरोपी से दोस्ती करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आरोपी ने यह कदम उठाया। हालांकि पुलिस ने इस घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उनमें गिरफ्तारी के दौरान वो मुस्कुराता दिखा। जहां से पेट्रोल जो है वो फेंका गया था इसी खिड़की से। इस बीच अंकिता के घर वालों ने नम आंखों से उसका अंतिम संस्कार किया और आरोपी को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की। कि मरा वैसा लड़का मरा तब हमरा से बढ़िया हो जाएगा। इस घटना से गुस्साए लोग शांत होते नहीं दिख रहे। यही वजह रही कि इलाके में लोगों ने अंकिता के लिए विशाल रैली भी निकाली। गणपति उत्सव पर महाराष्ट्र बीजेपी ने श्रद्धालुओं को तोहफा दिया। बीजेपी ने गणपति उत्सव में शामिल होने के लिए कोंकण जाने वाले लोगों के लिए एक ट्रेन बुक करवाई। दादर से रवाना हुई इस ट्रेन को मोदी एक्सप्रेस नाम दिया गया। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने काफी साल पहले कांग्रेस में शामिल होने की अपनी एक दोस्त की सलाह का जिक्र किया, लेकिन गडकरी ने बताया कि उन्होंने तब भी ऐसा करने से मना कर दिया था।
पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने क्लब में डांस करने की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और ऐसा करते हुए उन्होंने फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन का समर्थन किया। असल में पिछले दिनों सना मरीन का एक क्लब में डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद विपक्षी दलों ने उन पर सवाल उठा दिए थे। लेकिन अब हिलरी ने उन्हें आगे भी डांस करने की सलाह दी, जिस पर सना मरीन ने उनका शुक्रिया अदा किया। बड़ी खबर झारखंड के दुमका में छात्रा को जिंदा जलाने के मामले से जुड़ी, जहां पर अंकिता की मौत से पहले बयान सामने आया है, जिसमें उसने पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी है। अपने आखिरी बयान में अंकिता ने बताया है कि उसे रात 8 बजे सबसे पहले फोन पर धमकी दी जाती है कि तुम्हें मार देंगे। अंकिता ने इस बात की जानकारी अपने पिता को भी दी थी और रात में ही आरोपी खिड़की से पेट्रोल फेंककर उसे आग के हवाले कर देते हैं। अंकिता ने इस बात की जानकारी अपने पिता को भी दी थी। अंकिता ने अपने बयान में आरोपी का नाम भी बताया था। तो अंकिता के मौत के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंकिता ने अपना बयान रिकॉर्ड कराते हुए बड़ा खुलासा किया है। फिर हमको धमकी दिया परसों रात को फोन करके 8 बजे कि तुमको मारेंगे हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। तो सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया? पेट्रोल एगो डिब्बा में 2 लड़का था वो और एगो छोटुआ था। नाम क्या उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ छोटू। और आपको शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह, मुँह थोड़ा सा छोड़ा है, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के चांद से जुड़े दूसरे मिशन आर्टेमिस 1 की लॉन्चिंग फ्यूल लीक की वजह से रुक गई। माना जा रहा है कि अब यह मिशन कुछ समय के लिए टल गया है। नासा के इस मिशन का मकसद एक बार फिर इंसान को चांद पर भेजना है। पिछले कुछ सालों में मून मिशन में चीन ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। जानकार मानते हैं कि अमेरिका के मिशन आर्टेमिस 1 की एक बड़ी वजह चीन भी है, क्योंकि चांद पर पहुंचने की इस रेस में अमेरिका चीन से आगे निकलना चाहता है। वो नहीं चाहता कि चीन अमेरिका से पहले चांद पर अपना बेस बनाए, क्योंकि जैसी चीन की आदत और फितरत है, वो चांद पर अपना हक जताने से बाज नहीं आएगा। ये तक मुमकिन है कि चांद पर पहले बेस बनाकर चीन ये बोल दे कि चांद उसका है। जानकार मानते हैं कि अमेरिका इसी वजह से चीन से पहले चांद पर पहुंचना चाहता है और इसीलिए उसने करीब 50 साल बाद चांद से जुड़ा अपना दूसरा मिशन आर्टेमिस 1 लॉन्च करने की तैयारी की। लेकिन फ्यूल लीक की वजह से आर्टेमिस 1 की लॉन्चिंग रुक गई। कहा जा रहा है कि फिलहाल आर्टेमिस 1 मून मिशन होल्ड हो गया है, क्योंकि पता चला कि रॉकेट के 4 में एक इंजन में खराबी आई और फ्यूल लीक होने लगा, जिसके बाद लॉन्चिंग के लिए चल रहे काउंटडाउन को रोक दिया गया। मिशन आर्टेमिस 1 का पहला स्पेसक्राफ्ट अमेरिका के फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होने वाला था, जो चांद पर पहुंचकर यह पता लगाता है कि वहां हालात सही हैं या नहीं, क्योंकि अगर सब ठीक रहा तो अमेरिका इंसानों को भी चांद पर भेजेगा। लेकिन इससे पहले नासा कई तरह के प्रयोग करेगा, जिसके लिए मिशन आर्टेमिस 1 के तहत 322 फीट लंबा और 2600 टन वजन वाला स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरियन क्रू कैप्सूल चंद्रमा पर पहुंचेंगे। आमतौर पर क्रू कैप्सूल में अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, लेकिन इस बार इसमें इंसानों की जगह पुतले बिठाए जाएंगे, जिन्हें अगली पीढ़ी के स्पेस सूट पहनाए जाएंगे, जो चांद पर रेडिएशन की जांच करेंगे। इसके अलावा वैज्ञानिक पौधों के बीज, एल्गी, फंगाई और यीस्ट भी भेजने वाले हैं, ताकि उन पर भी रेडिएशन के असर का पता लगाया जा सके। नासा का यह मिशन 42 दिन 3 घंटे और 20 मिनट का होगा, जिसके बाद कैप्सूल धरती पर वापस आ जाएगा, जिसके लिए नासा का स्पेसक्राफ्ट करीब 60,000 किलोमीटर की यात्रा करेगा। और सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ सालों में नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद के साउथ पोल पर उतार देगा, जिनमें एक महिला भी शामिल होगी। चांद के साउथ पोल को बर्फीला ध्रुव भी कहते हैं, क्योंकि वहां बर्फ के रूप में पानी मौजूद है, जो उम्मीद की किरण है, क्योंकि इस पानी में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके ईंधन बनाया जा सकता है, जिससे रॉकेट उड़ सकता है। अमेरिका की कोशिश चांद के इसी साउथ पोल पर अपना बेस बनाने की है, और चीन भी यही चाहता है, यानी जमीन पर ताइवान और अंतरिक्ष में चांद चीन और अमेरिका के झगड़े की वजह बन सकता है। चीन और अमेरिका दोनों ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि वहां पर मौजूद बर्फ केवल बर्फ नहीं बल्कि संभावनाओं का अंबार है, जिसके लिए अमेरिका और चीन दोनों ने जोर लगा दिया। दोनों ही देश चांद पर बेस बनाने के लिए परेशान हैं। चीन ने पिछले साल रूस के साथ मिलकर चांद पर एक स्टेशन बनाने की घोषणा की, जबकि 20 से ज्यादा देश अमेरिका के आर्टेमिस मिशन के साथ हैं। यानी चांद पर पहले बेस कौन बनाएगा, इसके लिए चीन और अमेरिका में टक्कर शुरू हो चुकी है, जिसका अंदाजा नासा चीफ के बयानों से लग गया, क्योंकि उन्होंने जर्मनी के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में चीन के साथ स्पेस रेस की बात कबूल की थी। अमेरिका ने 1972 में अपना पहला मून मिशन लॉन्च किया था
और तब नील आर्मस्ट्रांग ने अमेरिका का झंडा और अपने पैरों की छाप छोड़कर इस रेस में अमेरिका को तब के सोवियत संघ के खिलाफ जीत दिलाई थी। लेकिन 50 साल बाद उसका प्रतिद्वंदी या यूं कहें कि दुश्मन बदल चुका है। अब की बार अमेरिका की स्पेस रेस चीन के साथ है, जो चांद पर पहुंचने के लिए 3 रोबोटिक मिशन लॉन्च कर चुका है। लेकिन अमेरिका किसी भी कीमत पर इस रेस को हारना नहीं चाहता, क्योंकि नासा चीफ को चीन की नीयत पर शक है। जर्मनी के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर चीन ने किसी दिन चांद पर बेस बना लिया तो वो कह देगा कि पूरा चांद उसका है और किसी को भी वहां पहुंचने से रोक देगा। यही नहीं, उन्होंने स्पेस रेस का आगाज करते हुए ये भी बोला था कि एक नई स्पेस रेस चल रही है और इस बार ये चीन के साथ है। और इन्हीं वजहों से अमेरिका चाहता है कि चांद पर उसका बेस चीन से पहले बने, क्योंकि अमेरिका का तर्क है कि अगर चांद पर पहला बेस उसका बना तो चीन की नहीं चलेगी और पूरी इंसानियत का फायदा होगा। लेकिन अगर चीन जीत गया तो वो वहां भी जमीन वाला हाल करेगा, वो चांद को अपनी जागीर समझने लगेगा और अमेरिका ऐसा नहीं होने देना चाहता। लेकिन आर्टेमिस 1 मून मिशन में रुकावट आते ही अमेरिका को जोरदार झटका लगा, क्योंकि आशंका है कि नासा इस मिशन को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है और दोबारा उसका रॉकेट चांद पर जाने में समय लग सकता है, जो चांद पर कब्जा करने के चक्कर में बैठे चीन के लिए अच्छी खबर है। ठाणे में गड्ढों की वजह से एक युवक की मौत हो गई। मुंबई के पास ठाणे में सड़क पर बने गड्ढों की वजह से एक स्कूटर सवार लड़का गिर गया, जिसके बाद ट्रक की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में एक कार ने 2 बुजुर्गों को टक्कर मार दी, जिससे एक बुजुर्ग आदमी की मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में कुछ लोगों ने विकास नाम के एक आदमी की चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि इस घटना से पहले विकास को उसकी महिला दोस्त ने फोन कर अपने घर बुलाया था। पुलिस ने इस मामले में इस महिला को पकड़ लिया, जबकि बाकी लोगों की तलाश में जुट गई। दुमका मामले को लेकर बीजेपी लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा और आरोपी शाहरुख के साथ ही उसके भाई मुस्तफा पर भी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मामले में लापरवाही बरतने वाले डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। एक तो हमने कहा कि भाई न्याय तभी मिलेगी और अंकिता की आत्मा को भी तभी शांति मिलेगी। फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके त्वरित कार्रवाई होना चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, अपराधियों को सजा होनी चाहिए, कठोर दंड। और दूसरा जो मैं कह रहा था कि 120B के तहत यहाँ के जो डीएसपी है नूर मुस्तफा, उनके बारे में बहुत ही शिकायत है और वो इन लोगों को बचाने की प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वहीं समूचे झारखंड में अंकिता के लिए इंसाफ की लगातार गुहार लगाई जा रही है। झारखंड के देवघर जिले में भी अंकिता की हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ कई संगठन के लोगों ने आरोपी शाहरुख का पुतला जलाया और अंकिता के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है। प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा है। हालातों पर प्रशासन पूरी तरह से अपनी नजर बनाए हुए है। वहीं झारखंड के दुमका में छात्रा को जिंदा जलाने के मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। अंकिता की मौत से पहले का बयान अंकिता का सामने आया है, जिसमें उसने पूरी घटनाक्रम की जानकारी पुलिस के सामने रखी है। अपने आखिरी बयान में अंकिता ने बताया कि उसे रात 8 बजे सबसे पहले फोन पर धमकी दी जाती है कि तुम्हें मार देंगे। अंकिता ने इस बात की जानकारी अपने पिता को भी दी थी और रात में ही आरोपी खिड़की से पेट्रोल फेंककर और आग लगाकर भाग गया। अंकिता ने अपने बयान में आरोपी का नाम भी बताया है। फिर हमको धमकी दिया परसों रात को फ़ोन करके 8 बजे कि तुमको मारेंगे हम। तो हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। तो सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। नाम क्या उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपको शरीर में कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह, खाली मुंह थोड़ा सा छोड़ा है, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम है। एडीजी मुख्यालय एमएल मीना ने कल दुमका में अंकिता के परिवार से मुलाकात की और अंकिता के परिवार को हर संभव मदद और सुरक्षा देने की बात कही। एडीजी एमएल मीना ने मुलाकात के दौरान घर का वो हिस्सा भी देखा जहां अंकिता पर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई थी। हालांकि वारदात को लेकर एडीजी ने अभी तक कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है और जांच की बात कही है। साथ ही एडीजी ने मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की भी बात कही है।
तो अंकिता की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि एडीजी उस जगह पर भी पहुंचे जहां पर अंकिता के साथ ये पूरी घटना घटी है। एमएल मीना ने परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। जो उनके परिवार के सदस्यों ने, मृतक के पिता ने जो बताया है कि कैसे, कहां से पेट्रोल डाला, किस खिड़की से, उसको घर के अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से देखा है। अभी हम लोग इसको देखने में और उसको उनसे बात करने की प्रक्रिया में ही हैं, इसलिए अंतिम रूप से कुछ अभी कहने की स्थिति में नहीं है। उत्तर प्रदेश के बरेली से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एसएसपी दफ्तर में महिला ने शिकायत नहीं सुनने का आरोप लगाते हुए एक दरोगा की चप्पल से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में एक महिला दरोगा को चप्पल से मारती दिखाई दी। इस दौरान दरोगा ने खुद को बचाने के लिए उसे धक्का दे दिया, जिससे महिला सड़क पर गिर गई, मगर वो उठी और एक बार फिर दरोगा को मारने के लिए दौड़ी। जिसके बाद दरोगा ने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से महिला को काबू करने के लिए कहा। इसके बाद एक पुलिसकर्मी ने महिला को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। कभी वो दरोगा को अपने हाथ में मौजूद झोले से मारती दिखी, तो कभी हाथ या फिर चप्पल से। इतना ही नहीं, दरोगा के एसएसपी ऑफिस में घुसने के बाद भी वो उसके पीछे दौड़ती नजर आई। जब उसे रोकने की कोशिश की गई तो सड़क पर लेटकर हंगामा करने लगी। काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिसकर्मियों ने उस महिला को हिरासत में ले लिया। चैनल जो है आपके भरोसे पर खरा उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में। जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1। आज तक को पछाड़, अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। देखिए, इन्होंने पूरा बैग पैक किया हुआ है, जिसको कहते हैं कि युद्ध के लिए तैयार है ये कमांडो। जवानों के अलावा K9 दस्ते में शामिल वफादार डॉग स्क्वाड ने भी जी जान से अभ्यास किया। फिर चाहे वो कहीं छिपा बम ढूंढना हो या फिर भीड़ में छिपे दुश्मन को पहचानना, चीन और ताइवान जंग की कगार पर खड़े हैं। इसलिए अपने से कई गुना शक्तिशाली दुश्मन से लड़ने के लिए ताइवान उसी लेवल की तैयारी कर रहा है। उसकी नौसेना और वायुसेना तो पहले से ही तैयार है और अब पुलिस ने ताइवान की जमीन पर पैर रखने वाले दुश्मन को मजा चखाने की प्रैक्टिस की, क्योंकि उन्हें पता है कि चीन से जीतने के लिए सबको तैयार होना होगा, क्योंकि वो कभी भी कहीं से भी आ सकता है। पर यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट के पास हुए हमले से अफरा तफरी मच गई। ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है, जिस पर जंग की शुरुआत के कुछ ही दिन बाद रूस की सेना का कब्जा हो गया था। लेकिन यूक्रेन इसी किसी कीमत पर अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता, और इसीलिए ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट के आसपास दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही है, जिसकी वजह से प्लांट के आसपास खूब तबाही हुई। अंधेरे में उठती आग की ये तेज लपटें उसी तबाही का नमूना है। ये आग तेज थी और इसे बुझाने में घंटों लग गए। जो नुकसान हुआ वो अलग। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि यह बर्बादी रूस की सेना ने ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट के आसपास जो बम बरसाए उसकी वजह से हुई। यूरोप के इस सबसे बड़े परमाणु प्लांट पर रूस का कब्जा है और यूक्रेन बार बार ये कह रहा है कि उसे बर्बाद करने के लिए रूस के सैनिक ज़ापोरिज़िया परमाणु प्लांट में भी विस्फोट कर सकते हैं। पाकिस्तान में भारी बारिश के बाद आए सैलाब में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1000 से ज्यादा हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बाढ़ की स्थिति को भयावह बताया है। वहां के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने भी बाढ़ प्रभावित कई इलाकों का दौरा किया। कुदरत का रौद्र रूप सबसे ज्यादा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में देखने को मिला, जहां से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक 3 मंजिला इमारत पानी में समा गई। उस इमारत के चारों तरफ पानी सैलाब की तरह बहता नजर आया। उसके बाद उसका एक हिस्सा पहले झुक गया और फिर देखते ही देखते पूरी इमारत टूटकर पानी में बह गई। उसके नजदीक एक और मकान का भी यही हाल हुआ। अल्लाहू अकबर। इस घटना को देखकर वहां मौजूद लोगों में हाहाकार मच गया। वहां के एक दूसरे इलाके से भी दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें कुछ लोग उफनती नदी के बीचों बीच एक चट्टान पर खड़े दिखाई दिए। उन्होंने नदी के तेज बहाव का कुछ देर तक सामना भी किया, लेकिन वो ज्यादा देर तक इस सैलाब का मुकाबला नहीं कर सके। थोड़ी ही देर में पानी ने उस चट्टान को भी डुबो दिया, जिसकी वजह से वो लोग पानी में बह गए। पंजाब प्रांत के कई दूसरे इलाकों में भी बाढ़ ने इसी तरह तबाही मचाई। जहां हजारों मकान पानी में डूब गए तो कई सड़कें और पुल भी बाढ़ में बह गए। इन हालात में पाकिस्तान की सेना ने कई जगहों पर मोर्चा संभाल लिया
और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तो पाकिस्तानी सेना ने कई लोगों की जान भी बचाई। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीर में पाकिस्तानी सेना का एक हेलीकॉप्टर अपने मिशन में जुटा नजर आया। वहां सैलाब के बीच चट्टानों पर खड़े एक आदमी का रेस्क्यू किया गया। तस्वीरों को देखकर साफ हो गया कि अगर इस हेलीकॉप्टर के पहुंचने में थोड़ी भी देर हो जाती तो उस आदमी का बचना नामुमकिन था। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कई इलाकों में बाढ़ ने सैकड़ों लोगों को बेघर कर दिया। पहाड़ी इलाकों में तो पानी के साथ मलबा भी लोगों के घरों में घुस गया। और बाढ़ से बर्बादी की ऐसी तस्वीरें सिर्फ एक इलाके में नहीं देखी गई, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बाढ़ ने कोहराम मचा रखा है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों लापता बताए गए। कई जगहों पर तो हालात इस कदर बिगड़ गए कि राहत और बचाव की टीमें भी वहां तक नहीं पहुंच पाई। जिसके बाद पाकिस्तान की सेना ने हेलीकॉप्टरों के जरिए उन इलाकों में खाने पीने की चीजें पहुंचाई। बाढ़ की वजह से सड़कें जगह जगह बह गईं, जिससे लोग कमर तक भरे पानी में पैदल चलने को मजबूर हो गए। लेकिन पानी के तेज बहाव ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। कई इलाकों में लोग बाढ़ में जहां तहां फंस गए, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई। गांव इनके मुताबिक इस पानी के उस पार है जहां इनके घर गिर चुके हैं। असल में जून से ही पाकिस्तान में लगातार बारिश हो रही है, जिससे हालात बिगड़ते चले गए। धीरे धीरे सभी नदियों में उफान आ गया और फिर उसके पानी ने गांवों और शहरों को डुबोना शुरू कर दिया। इधर कर्नाटक के कई जिलों में हुई बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। इस बीच मौसम विभाग ने राजधानी बेंगलुरु समेत राज्य के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। शाकंभरी देवी के नजदीक नदी में अचानक आए पानी के तेज बहाव में श्रद्धालुओं के कई वाहन डूब गए हैं। हालांकि गनीमत रही, इनमें सवार सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं। अचानक आए पानी की बहाव को देखकर श्रद्धालु और दुकानदार सहम गए हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। ये तस्वीर सहारनपुर की है, जहां पर शाकंभरी देवी के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के किस तरीके से वाहन पानी में डूब गए हैं। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी भी तरीके से जान का नुकसान नहीं हुआ है। के बेहद करीब पानी का रौद्र रूप दिखाई दिया। वहां बारिश के बाद नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि उसका पानी खतरनाक तरीके से निचले इलाकों में फैलने लगा। कुछ लोग तो अपनी जान बचाने के लिए रेलवे ट्रैक के किनारे ही खड़े हो गए। उधर उत्तर प्रदेश में हुई जोरदार बारिश से गंगा नदी में ऐसा उफान आया कि वो सब कुछ डुबोने पर आमादा दिखाई दी। वाराणसी के कई घाट तो पानी में पूरी तरह डूब गए, जिसका वीडियो देखकर ऐसा लगा मानो वहां मौजूद मंदिर और घर नदी के बीच ही बनाए गए थे। ड्रोन से बनाए गए इस वीडियो में जहां तक निगाह गई सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आया, जिसकी वजह से गंगा के किनारे बना मणिकर्णिका घाट तो डूबने की कगार पर आ गया। इसका जो प्रभाव है वो 124 गांवों में वाराणसी में देखा जा सकता है। वाराणसी में लगातार बढ़ते पानी की वजह से प्रशासन ने भी सख्ती दिखाई, जिसके तहत लोगों को घाटों से दूर रहने की चेतावनी दी गई। साथ ही मणिकर्णिका घाट में चिता जलाने के लिए नदी से दूर एक जगह पर व्यवस्था की गई। लेकिन नदियों में आया उफान सिर्फ वाराणसी नहीं बल्कि प्रयागराज में भी परेशानी का सबब बन गया। वहां तो मुश्किलें बढ़ाने में गंगा का साथ यमुना नदी ने भी दिया, जिसके बाद वहां भी नजारा वाराणसी जैसा ही दिखा। प्रयागराज गंगा और यमुना में आए उफान के बाद किसी टापू की तरह नजर आने लगा। वहां से आए एक वीडियो में तो कई मकान आधे से ज्यादा डूबे नजर आए। वहीं घरों के बीच नाव चलाने की नौबत तक आ गई। बताया गया कि वहां यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई, जिसकी वजह से यमुना के किनारे बसे फतेहपुर में भी तबाही मच गई। वहां तो हालात इतने खराब हो गए कि कुछ इलाकों में बाढ़ का संकट गहराने लगा। 5 से 6 गांव जो है बाढ़ से प्रभावित हैं। और यमुना का उफान सिर्फ घाटों तक सीमित नहीं था, बल्कि लोगों के घरों में भी ये पानी परेशानी लेकर आया। कुछ जगहों पर तो इतना पानी जमा हो गया कि लोगों ने घर छोड़कर छतों पर डेरा जमा लिया। वहीं आसपास के कुछ गांवों में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें लोग अपना जरूरी सामान लेकर नावों की मदद से सुरक्षित जगहों की तरफ जाते दिखे। चीन और ताइवान में जारी तनाव के बीच अमेरिका ने परमाणु हथियारों से लैस 2 जंगी जहाज ताइवान स्ट्रेट में तैनात कर दिए। इसके जरिए अमेरिका ने चीन को यह चेतावनी भी दे दी कि अगर उसने ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की सोची भी तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। और चीन को ताकत दिखाने के लिए अमेरिका ने अपने 2 सबसे खतरनाक जंगी जहाज यूएसएस एंटीथिम और यूएसएस चांसलर्सविल ताइवान स्ट्रेट में उतार दिए। असल में नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा और चीन सागर में अमेरिका के बढ़ते दखल से चीन बौखलाया हुआ। वो बार बार ताइवान को न सिर्फ जंग के लिए उकसा रहा है, बल्कि अपनी सेना की ताकत दिखाकर उसे डराने में भी जुटा है। जबकि अमेरिका कई बार चीन को ये चेतावनी भी दे चुका है कि अगर उसने ताइवान के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाया तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। लेकिन अमेरिका की इन तमाम चेतावनियों को दरकिनार कर चीन ताइवान को हथियाने की फिराक में है। और वो किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता कि उसके और ताइवान के बीच अमेरिका आए।
हालांकि लंबे वक्त से ताइवान और दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी पर अमेरिका से उसकी तनातनी बनी हुई है। लेकिन 28 अगस्त को पहली बार अमेरिका ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया। चीन को सबक सिखाने के लिए अमेरिकी नेवी ने 2 सुपर डिस्ट्रॉयर वॉरशिप यूएसएस एंटीटम और यूएसएस चांसलर्सविल ताइवान स्ट्रेट में तैनात कर दिए। इन दोनों वॉरशिप पर सैकड़ों फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर मौजूद हैं। इसके अलावा ये दोनों जंगी जहाज परमाणु हथियारों से लैस हैं, जिसका सीधा मतलब ये कि अगर चीन ने ताइवान के खिलाफ कोई चालबाजी की तो उसे सीधे सीधे अमेरिका से ही भिड़ना पड़ेगा। और दावा किया जा रहा है कि ताइवान के समंदर में तैनात इन 2 बेहद खतरनाक जंगी जहाजों के दम पर अमेरिका चीन की चूलें तक हिला देने की ताकत रखता है। हालांकि ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका ने चीन की सैन्य ताकत को सीधे तौर पर चैलेंज किया है। और इसी वजह से उसने एक नहीं बल्कि अपने 2 सबसे खतरनाक वॉरशिप को ताइवान के पास समंदर में तैनात कर दिया। चीन को भी यह एहसास हो चुका है कि अब अमेरिकी नेवी ताइवान की मदद के लिए मोर्चा संभालने को तैयार है। असल में अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से ही ताइवान चीन को फूटी आंख नहीं भा रहा। इसी वजह से चीन ताइवान को हथियाने और उसे घुटनों पर लाने के लिए लगातार मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। उसके लड़ाकू विमान ताइवान के आसमान में गरज रहे हैं। यही नहीं, ताइवान के चारों तरफ चीन ने 6 नो एंट्री जोन घोषित कर दिए हैं, जिसका मतलब यह कि इन 6 रास्तों से कोई भी पैसेंजर प्लेन या जहाज ताइवान तक नहीं पहुंच सकता है। इसके अलावा इराक के एक प्रभावशाली शिया मौलवी मुक्तदा अल सद्र ने सोमवार को कहा कि वो राजनीति से किनारा कर रहे हैं और उसके बाद मौलवी के समर्थकों में नाराजगी फैल गई। विरोध में उन्होंने राष्ट्रपति के महल और अन्य सरकारी दफ्तरों में धावा बोल दिया। सुरक्षा बलों से टकराव में कम से कम 20 लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए। शिया धर्मगुरू के ऐलान के बाद उनके समर्थक अब हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद का घेराव किया है, संसद के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ग्रीन कॉरिडोर कहे जाने वाले ऐसे तमाम वो इलाके जो बेहद सुरक्षा के साथ रहते हैं, वहां पर भी इन सब ने धावा बोल दिया है। तो इराक के एक प्रभावशाली शिया धर्मगुरू मुक्तदा अल सद्र ने राजनीति से संन्यास का ऐलान क्या किया, उसके बाद उनके समर्थक हिंसक हो गए हैं। पूरे इराक में जगह जगह अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है, तो कई मुक्तदा समर्थक रॉकेट लॉन्चर से गोले दाग रहे हैं। सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 3 तस्वीरें इसकी। तो इराक में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है क्योंकि वहां के मौलवी जो काफी प्रभावशाली हैं, मुक्तदा अल सदर, उनकी ओर से कहा गया कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। इसके बाद उनके सभी समर्थक हिंसक हो गए हैं। पूरे इराक को आग के हवाले कर दिया है। हालात काबू में करने के लिए सेना ने पूरे इराक में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। हालांकि इससे पहले 1 हफ्ते पहले ही वो इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। इराक में ईरान समर्थक मोहम्मद अल सुदानी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने का विरोध अचानक हिंसक हो गया। श्रीलंका की तरह वहां भी विरोध जताने के लिए हजारों प्रदर्शनकारी संसद में दाखिल हो गए, जिसकी वजह से वहां हालात बेकाबू हो गए। इराक की राजधानी बगदाद से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी दीवारें फांदकर संसद के अंदर दाखिल होते दिखाई दिए, जबकि एक दूसरी तस्वीर में विरोध कर रहे लोग संसद के अंदर हंगामा करते नजर आए। खबर है कि जिस इलाके में प्रदर्शनकारियों ने कब्जा जमाया है, वहां न सिर्फ संसद है बल्कि तमाम देशों के दूतावास भी मौजूद हैं, और अगर प्रदर्शनकारी वहां घुस गए तो हालात और खराब हो सकते हैं। असल में ये बवाल तब हुआ जब इराक की गठबंधन सरकार ने मोहम्मद अल सुदानी को पीएम उम्मीदवार बना दिया, जिन्हें ईरान का समर्थक माना जाता है। इसी वजह से मौलवी मुक्तदा अल सद्र और उनके समर्थकों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कर्नाटक में गणेश उत्सव से पहले नया विवाद खड़ा हो गया। बेंगलुरु में महानगर पालिका ने गणेश चतुर्थी के मौके पर बुधवार को मांस बेचने पर रोक लगा दी। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले पर सवाल उठाए और इसे छोटे दुकानदारों के साथ अन्याय करार दिया। मैं क्या खाऊंगा, क्या नहीं खाऊंगा, क्या पहनूंगा, वो आपका इख्तियार ही नहीं है वो। साथ ही ओवैसी ने बेंगलुरु महानगर पालिका के इस फैसले को संविधान के खिलाफ बताया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह का फैसला लिया गया हो। अब बात सोनाली फोगाट हत्याकांड की करते हैं, जिस पर हरियाणा सरकार ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को चिट्ठी लिखकर हत्याकांड की CBI जांच के लिए सिफारिश करने की अपील की। ये चिट्ठी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने लिखी है। पिछले कई दिनों से सोनाली फोगाट का परिवार हरियाणा सरकार से CBI जांच की मांग कर रहा है। घर वालों का आरोप है कि इस हत्याकांड में बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं, जिन्हें किसी भी सूरत में सजा मिलनी चाहिए। सोनाली के घर वालों की मांग पर ही अनिल विज ने गोवा सरकार को चिट्ठी लिखी है ताकि वो इस मामले की CBI जांच की सिफारिश करें। इस बीच गोवा के DGP ने हत्याकांड की पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को सौंप दी है। गोवा के मुख्यमंत्री को, गोवा सरकार को हमने लिख दिया है
कि इसकी हम सीबीआई जांच की स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच होगी। अपनी रिपोर्ट में गोवा पुलिस ने यह दावा किया कि सोनाली फोगाट को पानी में मिलाकर ड्रग्स दिए गए थे, जिन्हें पीने से उनकी मौत हो गई। आरोप है कि उनके पीए सुधीर सांगवान ने अपने दोस्त सुखविंदर के साथ मिलकर यह साजिश रची थी और दोनों ने मौका मिलते ही सोनाली को ड्रग्स दे दिए थे, जिससे न सिर्फ उनकी तबीयत बिगड़ी बल्कि कुछ ही घंटों में उनकी मौत भी हो गई। गोवा पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने सोनाली को पानी में मिलाकर ड्रग्स पिलाए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि 22 अगस्त को सोनाली शाम करीब 4 बजे अपने पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर के साथ गोवा पहुंची थी। इसके बाद वो नॉर्थ गोवा में मौजूद द ग्रैंड लियोनी रिजॉर्ट चली गईं। गोवा पुलिस के मुताबिक होटल से सोनाली रात करीब 10 बजे कर्लीज क्लब पहुंची और इस दौरान सुधीर सांगवान और सुखविंदर भी उनके साथ थे। आरोप है कि कर्लीज क्लब में ही सुधीर ने सुखविंदर के साथ मिलकर पानी में ड्रग्स मिलाया और फिर जबरन सोनाली को पिला दी, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें सुधीर जबरदस्ती सोनाली के मुंह में बोतल लगाता दिखाई दे रहा है। गोवा पुलिस का दावा है कि बोतल के अंदर पानी में ड्रग्स मिलाए गए थे। इस दौरान सोनाली डांस करते हुए लड़खड़ाती नजर आई। हत्या के बाद सोनाली फोगाट का ये तीसरा वीडियो सामने आया है, जिसमें वो सुधीर सांगवान के साथ दिखाई दे रही हैं। पहले वीडियो में वो काले रंग की ड्रेस पहनकर सुधीर और सुखविंदर के साथ क्लब में डांस करती दिखाई दी थी, जबकि दूसरे वीडियो में सुधीर लड़खड़ाती हुई सोनाली को सहारा देकर ले जाता नजर आया था। इस वीडियो में सुखविंदर भी पास में खड़ा दिखाई दिया था। और अब तीसरे वीडियो में सुधीर सोनाली को जबरन कुछ पिलाता दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि सोनाली फोगाट हत्याकांड से जुड़े ये तीनों वीडियो कर्लीज क्लब के ही हैं, जहां सोनाली को साजिश के तहत ड्रग्स दिए गए थे। पुलिस के मुताबिक ड्रग्स देने के बाद रात करीब 2:30 बजे सोनाली फोगाट की तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी, जिसके बाद सुधीर उन्हें बाथरूम ले गया था, जहां सोनाली को कई उल्टियां हुई। पुलिस का दावा है कि रात करीब 2 घंटे तक सोनाली वॉशरूम में ही थी। उनकी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। बाद में 23 अगस्त सुबह करीब 6 बजे सुधीर और सुखविंदर उन्हें किसी तरह बेहोशी की हालत में कर्लीज क्लब से होटल लेकर पहुंचे और फिर सोनाली फोगाट को पास के ही अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई थी। बाद में उनके घर वालों की शिकायत और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने सुधीर और सुखविंदर को गिरफ्तार कर लिया। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूछताछ में दोनों ने सोनाली को ड्रग्स देने की बात कबूल कर ली थी। पुलिस के मुताबिक सोनाली को पानी में मिलाकर ड्रग्स दिए गए थे, जिन्हें सुधीर ने होटल कर्मचारी दत्त प्रसाद गांवकर से मंगवाया था। ड्रग्स के लिए सुधीर ने उसे 7,000 और इस काम के लिए इसे अलग से 5,000 रुपए दिए थे। जांच के दौरान पुलिस ने लेडीज टॉयलेट से ड्रग्स भी बरामद कर लिए थे, जिन्हें बोतल में छिपाया गया था। इसके बाद दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत भी केस दर्ज कर लिया गया। इस मामले में सुधीर और सुखविंदर और दत्त प्रसाद गांवकर के साथ 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गुलाम नबी आजाद ने फिर राहुल गांधी पर हमला बोला। पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। साथ ही राहुल गांधी को कांग्रेस के पिछड़ने की वजह बताया। जब से राहुल जी को उन्होंने आगे बढ़ाना रहा और रिजल्ट 0 आने लगे। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने राहुल गांधी का बचाव किया और गुलाम नबी आजाद को नसीहत दी कि उन्हें पार्टी में रहते हुए इन मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी। पार्टी फोरम से अगर ये बात कहते या इस सवाल को उठाते तो उसमें वजन होता। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद अब जम्मू कश्मीर में 12 और नेताओं ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। दुमका की रहने वाली 12वीं की छात्रा अंकिता की मौत के बाद बहन ने बड़ा बयान दिया है। अंकिता की बहन ने हत्या के आरोपी शाहरुख के बड़े भाई पर भी गंभीर आरोप लगाए और आरोपियों को फांसी की सजा की मांग की है। तो अंकिता की बड़ी बहन ने यह आरोप लगाया है कि न सिर्फ शाहरुख बल्कि उसका भाई भी इसमें संलिप्त है। इसी के साथ साथ अंकिता की बड़ी बहन ने ये मांग की है कि शाहरुख समेत सभी आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। बड़े भाई है ना, वो धमकी दिया था कि देखते हैं कौन जेल में डालता है, पहले से कौन जेल में डालता है, कौन क्या करता है देखते हैं। कि 10-15 दिन पहले इसको परेशान कर रहा था, उसको फोर्स करके से बात करो मिलो, तो मेरी सिस्टर उसको मना कर दी तो उसको मारने का धमकी दिया था। वहीं इस पूरे मामले को लेकर दुमका में तनाव जारी है। इस बीच पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। मृतक अंकिता के घर के बाहर भी भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से अंकिता की मौत के बाद न केवल दुमका बल्कि अब समूचे झारखंड में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि अंकिता को इंसाफ मिल पाए। ये तस्वीरें आप अंकिता के घर के बाहर की देख रहे हैं, कैसे वहां पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। दुमका में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। लगातार लोगों की ओर से कैंडल मार्च समेत बाकी प्रदर्शन किए जा रहे हैं कि अंकिता को इंसाफ मिले। शाहरुख समेत जितने भी आरोपी हैं
कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया कि जो कुछ भी शाहरुख ने किया है वो माफी योग्य नहीं है। 10 लाख की सहायता दी गई और इसी के साथ में आश्वासन दिया गया है कि अंकिता को न्याय जरूर मिलेगा। झारखंड में छात्रा अंकिता की हत्या को लेकर कई जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं। कई लोग पैदल मार्च निकाल रहे हैं तो कहीं पर कैंडल मार्च किया जा रहा है। लोगों का गुस्सा उनके इस मार्च में साफ दिखाई दे रहा है। कई जगह लोगों ने आरोपी शाहरुख का पुतला जलाकर विरोध भी जाहिर किया है। झारखंड के दुमका की तस्वीरें देख रहे हैं। न केवल दुमका बल्कि अलग अलग जगहों पर, पूर्वी जमशेदपुर की बात कर लीजिए, देवघर की बात कर लीजिए, समूचे झारखंड आज एक होकर अंकिता के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। अंकिता के लिए इंसाफ की मांग तेज कर दी गई है। जस्टिस फॉर अंकिता के लिए नारे लगाए जा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से कैंडल मार्च निकाला गया। दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। अंकिता के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। शाहरुख का पुतला जलाया गया और महिलाओं में खास तौर पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं अंकिता मौत मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी लगातार मौजूदा हेमंत सरकार पर निशाना साध रही है। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर कैसे निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने निशाना साधते हुए कहा कि मुस्तफा पर कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही मामले में लापरवाही बरतने वाले डीएसपी के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। एक तो हमने कहा कि भाई न्याय तभी मिलेगी और अंकिता की आत्मा को भी तभी शांति मिलेगी। फर्स्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके त्वरित कार्रवाई होना चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, अपराधियों को सजा होनी चाहिए, कठोर दंड। और दूसरा जो मैं कह रहा था कि 120B के तहत यहाँ के जो डीएसपी है नूर मुस्तफा, उनके बारे में बहुत ही शिकायत है और वो इन लोगों को बचाने की प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो झारखंड के देवघर जिले में भी अंकिता की हत्या को लेकर लोगों में आक्रोश दिख रहा है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के साथ कई संगठन के लोगों ने आरोपी शाहरुख का पुतला जलाया, अंकिता के लिए इंसाफ की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हालातों पर प्रशासन की पूरी नजर बनी हुई है। तो झारखंड में जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं देवघर में भी शाहरुख का पुतला फूंका गया, लोगों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदू संगठन भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की ओर से ये प्रदर्शन किया गया जिसमें शाहरुख का पुतला फूंका गया। अंकिता के लिए इंसाफ की मांग तेज हो चुकी है। हालात तनावपूर्ण हैं, इसी को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। झारखंड के जमशेदपुर में भी अंकिता की हत्या करने वाले शाहरुख नाम के आरोपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। बड़ी संख्या में महिलाओं ने यहां प्रदर्शन किया है। आरोपी शाहरुख का पुतला जलाकर लोग विरोध कर रहे हैं। जमशेदपुर में भी हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं। अंकिता के लिए इंसाफ की मांग की जा रही है। ये जमशेदपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर शाहरुख नाम के इस आरोपी का पुतला जलाया गया। बजरंग दल की ओर से ये पूरा प्रदर्शन किया गया है। फांसी की मांग की जा रही है। अंकिता के लिए समूचे झारखंड में इंसाफ की जो मांग है वो तेज हो चुकी है। दुमका की अंकिता की घटना पूरे देश में जहां आक्रोशित है, वहीं जमशेदपुर के यहां पर महिलाओं ने भी इसका आक्रोश जताते हुए विरोध जताया है। हम जानते हैं जमशेदपुर की महिलाओं से कि किस तरह वे अंकिता की घटना को लेकर आक्रोशित है और उनकी मांगे क्या है। हम लोग ये चाहते हैं कि अगर सरकार से नहीं हो पा रही है, उनको सजा नहीं दे पा रहे, फांसी की सजा अगर वो नहीं दे पा रहे, तो वो हम लोग को सौंप दे, उस लड़के को, जिहादी शाहरुख को वो हमें सौंप दे। हम उसका फैसला करेंगे क्योंकि ये हमारी बहन के साथ हुआ और हिंदू बहन के साथ हुआ है और ये मुस्लिम समुदाय के जिहादी लड़के ने किया है। तो ये हमने तुष्टीकरण हम नहीं चाहेंगे। अगर सरकार से नहीं होती है तो उसे हमें हमारे सौंपे, हम उसका फैसला करेंगे। अंकिता मौत मामले में बड़ी खबर आपको बता दें, अंकिता ने अपना बयान मौत से पहले दर्ज कराया था जिसमें उसने पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी। अपने आखिरी बयान में अंकिता ने बताया कि उसे रात 8 बजे सबसे पहले फोन पर धमकी दी गई थी कि तुम्हें मार देंगे। अंकिता ने इस बात की जानकारी अपने पिता को भी दी थी और रात में ही आरोपी खिड़की से पेट्रोल फेंककर आग लगाकर भाग गए। अंकिता ने अपने बयान में आरोपी का नाम भी बताया है। फिर हमको धमकी दिया परसों रात को फ़ोन करके 8 बजे कि तुमको मारेंगे हम। तो हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। तो सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया।